तो देखो यहाँ पर, तो 7वां वाला जो सवाल आपका दिया गया है तो इसमें आपका दो संख्याओं से संबंधित है। तो जैसे कहने का मतलब ये है कि दुनिया की हम कोई भी दो संख्याओं को लेकर के लिख लूं, जैसे मैंने लिख लिया 98, तो जैसे ही मैं आगे बढ़ा तो पहले क्या आया, दहाई आया। कहने का मतलब मैं इसको आखिरी से घोषित करूं कि इकाई आ रहा, दहाई आ रहा है, तो देखो पहले आपका बाएं की तरफ से क्या आता है, दाहिने की तरफ से इकाई, इकाई के बाद दहाई। तो जैसे ही मैं आगे बढ़ने का प्रयास किया तो पहले क्या मिला, और दहाई का मतलब सबसे बड़ी संख्या मिला। तो हमें सबसे पहले बड़ी संख्या मिला, तो इस कारण छोटी संख्या को पहले ना मान करके पहले क्या मानना पड़ेगा, आपका बड़ी संख्या मानना पड़ेगा। तो यहाँ पर आप लिख लेना बड़ी संख्या बराबर x और तथा छोटी संख्या बराबर y। ये लॉजिक आप लोगों को समझ में आया कि नहीं? जैसे मैंने कथन में आपको एक आसान हिंट दिया था कि जो कथन में पहले आएगा उसको पहले मानेंगे और जो बाद में आएगा उसको, लेकिन यदि हम संख्या से संबंधित दुनिया की 2 अंकों की कोई भी संख्या ले ले तो जैसे ही मैं आगे बढ़ूंगा तो पहले दहाई ही आएगा, और दहाई का मतलब वह इकाई से क्या हुआ, बड़ी हुआ। तो पहले बड़ी संख्या को माना जाएगा फिर छोटी संख्या को माना जाएगा। तो इस कारण इसमें सबसे पहले छोटी को ना मान करके सबसे पहले क्या मानना, अब मानने वाला जैसे ही कॉन्सेप्ट पूरा हुआ तो आप लिख लेना प्रश्नानुसार। और प्रश्नानुसार का मतलब कथन को शुरुआत से पढ़ते हुए जाएंगे। तो क्या कहा, दो संख्या, तो दो संख्या कहा तो ढूंढो दोनों संख्याएं क्या हैं, और y। तो दोनों संख्याओं का वर्ग, तो वर्ग का मतलब इस अवयव पे कितने की घात रहनी चाहिए, 2 की घात। तो क्या इस दोनों अवयव पे 2 की घात है, तो दोनों अवयव पे कितने की घात लगा देंगे। तो कहा दो संख्या तो मैंने लिखा दो संख्या, वर्ग कहा तो वर्ग लिखा, अंतर कह रहा तो अंतर के लिए चिन्ह, और दोनों संख्याओं का अंतर कितने के बराबर दिया है, 180 के बराबर दिया। क्योंकि देखो कथन में साफ लिखा है दो संख्याओं के वर्गों का अंतर, दो संख्याओं का वर्गों का फिर क्या निकाला गया, अंतर निकाला गया। तो वह कितने के बराबर है, क्या मैं इनको जोड़ घटा सकता हूं, तो जब मैं किसी संख्याओं को जोड़ घटा नहीं सकता हूं तो वहां पर कैसा नाम दिया जाता है, समीकरण का। क्योंकि जब तक राशियां समान नहीं मिलेंगी तब तक जोड़ा घटाया, तो पहला समीकरण हो गया। और जैसे ये आपका कथन पूरा हुआ तो क्या लिखा जाएगा, पुनः प्रश्नानुसार। और पुनः प्रश्नानुसार का मतलब ये हो गया कि मैंने कथन को पढ़ करके जहां छोड़ा था अब उसके आगे पढ़ूंगा। तो कथन में कह रहा कि छोटी संख्या का वर्ग, क्या कहा, छोटी संख्या। तो ढूंढो छोटी संख्या कह रहा तो है क्या, छोटी संख्या y। तो वर्ग कह रहा तो वर्ग का मतलब कितने की घात, 2 की घात। तो छोटी संख्या का वर्ग कितना है, तो जो छोटी संख्या का वर्ग है बड़ी संख्या का, तो बड़ी संख्या है कितनी, x। तो बड़ी संख्या का गुना कितना गुना है, 8 गुना। तो गुना के लिए गुणा और 8 है तो 8 लगा दीजिए। और इसका मतलब ये है कि जब वह छोटी बड़ी संख्या का 8 गुना होता होगा तो इन दोनों के बीच में कैसा चिन्ह, तो मैंने कहा जब चर और अचर दोनों संख्याओं का गुणा करना होता है तो अचर वाली संख्या को पहले लिखा जाता और चर वाली संख्या, तो वाई स्क्वायर का मान कितना आ गया, अब इसको डैश डैश करके बना लो समीकरण नंबर 2। अब आप यहाँ पर लिखिएगा वाई स्क्वायर का मान समीकरण 1 में रखने पर। तो समीकरण 1 है क्या, उसको सर्वप्रथम आप लिख लो। तो समीकरण 1 है क्या है आपका, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बराबर 180। तो आगे बढ़ा तो क्या हमें एक्स स्क्वायर का मान मालूम है, तो ज्यों का इसको त्यों लिखो। आगे बढ़ा तो क्या मिला, माइनस फिर वाई स्क्वायर, तो वाई स्क्वायर की जगह पे कितना लिखेंगे, 8x। आगे बढ़ा तो बराबर, फिर आगे बढ़ा तो 180, और ये प्लस वाली संख्या इधर आएगी तो क्या हो जाएगी, तो एक्स स्क्वायर माइनस 8x माइनस 180। जब मैंने यहाँ के सभी अवयवों को पक्षांतर कर लिया तो कुछ भी नहीं बचा,
तो इसका मतलब हम क्या लिखेंगे 0। तो ये क्या मिल गया द्विघात समीकरण। तो द्विघात समीकरण को आप गुणनखंड विधि द्वारा भी लगा सकते हैं। यदि गुणनखंड नहीं होगा तो किस नियम से श्रीधराचार्य नियम, जिसे द्विघाती सूत्र कहा जाता है। तो मैं इस बार अब गुणनखंड विधि द्वारा लगा रहा हूं x² माइनस 8x माइनस 180 बराबर 0। अब यहां पर ध्यान देना, तो गुणनखंड का नियम ये कहता है कि सबसे अधिक वाली घात का गुणांक, तो क्या यहाँ पर गुणांक में कोई संख्या लिखी गई है? तो प्रत्येक संख्याओं का गुणांक कितना छिपा रहता है 1, और प्रत्येक अधिक संख्याओं का घात का गुणांक लेकर के, कहने का मतलब है कि अधिकतम घात का गुणांक लेकर आखिरी पद में क्या करेंगे गुणा। तो 1 का गुणा 180 में करेंगे कितना आएगा? हम चिन्ह को नहीं लेके करते हैं, केवल संख्यात्मक मान को, कि मतलब यदि कहीं भी द्विघात समीकरण आए और उनका मान निकालना हो यदि गुणनखंड विधि से, तो सबसे अधिक वाली घात का गुणांक लेकर आखिरी पद में गुणा करते हैं, अवयव में, चिन्ह में नहीं करते। तो 1 का गुणा 180 में किया कितना है 180। अब 180 का ऐसा गुणनखंड करिए कि जोड़ने घटाने पे क्या आ जाए मध्य वाला प्राप्त होना चाहिए। तो देखो 10 8 है 80, यदि मैं 10 को 8 में जोड़ूं तो कितना आएगा 18। तो क्या मध्य में 18 लिखा गया? नहीं लिया गया। तो इसका मतलब जोड़ूंगा तभी भी नहीं आएगा, घटाएंगे तो इसका मतलब ये नहीं लिया जाएगा। दूसरा आप गुणनखंड इसमें जोड़ो, तो इसका दूसरा आपका क्या होगा, यदि मैं इसका ले लूं गुणनखंड, जैसे आप नहीं आएगा तो ऐसे बनाना, काटो इसको 2 9 18 0 और 45 दूना 90। अब ये विषम संख्या है, विषम संख्या से काटो, 3 1 कम 3 1 बचा तो 15 3 5 15। अब इनका आप हल करो, फिर इसको 3 से काटो 3 5 और 5 1 कम। अब फैक्टर में बना रहा हूं, 3 त्रिका 9 और 9 दूना, तो मैंने दूसरा वाला लिया 18 और कौन बचा 5 और 2, तो 5 दूना कितना हो गया 18 का गुणा 10 में करूंगा तभी भी कितना आएगा 180। तो अब देखो कि ये लिया जाएगा कि नहीं, जोड़ने घटाने पे आ रहा। यदि जोड़ूंगा तो 28, क्या मध्य में 28 है? यदि मैं घटाऊं 18 में से 10 जाएगा कितना बचेगा? तो देखो आ गया कि नहीं? क्या करने पे आया? घटाने पे। तो मैंने कहा था कि यदि घटाने पे मध्य वाला मिलेगा तो जो मध्य संख्या का चिन्ह रहेगा वही बड़ी संख्या का, तो बड़ी संख्या का चिन्ह माइनस हुआ क्योंकि मध्य में माइनस था। संख्याएं कब घटती हैं? जब एक माइनस में हो तो दूसरा प्लस में। इसके साथ x है तो इन दोनों के साथ भी कितना हो जाएगा, तो इसका मतलब मैं -8 के x के जगह पे इतना लिख सकता हूँ। तो लिख दो x² माइनस 18x प्लस 10x और माइनस आगे बढ़ा तो 180 बराबर 0। 4 अवयव हो गए, तो चारों अवयवों में 2 2 अवयवों का जोड़ा बनाकर आप कामन लो कि एक जैसे क्या दिखाई दे रहे हैं। तो इन दोनों में एक जैसा क्या दिखाई दिया x, तो x कामन लो। कामन का मतलब होता है भाग, भाग का मतलब घात में कमी, तो 2 घात में से 1 घात निकल जाएगी। x 1 घात लिखी नहीं जाती है, छिपी रहती है। आगे बढ़ा तो अब दूसरे अवयव में भाग दो x से, तो ये क्या होगा, तो बचेगा कितना? आगे बढ़ा तो क्या मिला? अब इन दोनों में एक जैसा देखो कितना दिखाई देगा। तो आपने 180 का कितना गुणनखंड किया 18 गुणे 10, तो इसमें भी 10 इसमें भी 10, तो दोनों अवयवों में एक जैसा क्या दिखाई देने लगा 10। तो 10 10 से कैंसिल हो जाएगा, बचेगा कितना? आगे बढ़ा तो अब 10 से 180 में भाग दो, भाग कितनी बार जाएगी 18 बार। गुणनखंड चेक करने का तरीका यह है कि यदि दोनों कोष्टकों में एक जैसी राशि मिल गई तो बोला जाएगा गुणनखंड सत्य है, यदि एक जैसा नहीं मिला तो बोला जाएगा गुणनखंड असत्य है। तो जो 2 बार मिलते हैं उनको कितनी बार लिखा जाता है? 1 बार, और दूसरे कोष्टक में कॉमन वाले को लिख दिया जाता है। तो कॉमन एक बार मैंने लिखा x लिया था और दूसरी बार कॉमन +10 लिया था। अब बारी बारी एक बार इस कोष्टक को 0 के बराबर कर दो, एक बार इसको 0 के बराबर कर दो। तो यहाँ पर आप लिखिएगा यदि x - 18 बराबर 0 तो x बराबर कितना हो जाएगा
जिसका मान निकालना उसको एक तरफ बाकी को, तो माइनस वाला उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा प्लस। तो x का मान कितना मिल गया 18। इतनी बात क्लियर हो गई। अब x का मान आप किसी भी समीकरण में रख दो तो किसका मान मिलेगा y का मान। तो ढूंढो, यदि इसमें रखोगे तो आपको पक्षांतर करना पड़ेगा। यदि मैं समीकरण किस में रख दूं 2 में, तो क्या पक्षांतर करने की आवश्यकता है? ये पहले से ही पक्षांतर किया गया है। तो आप लिखिएगा x का मान समीकरण 2 में रखने पर। तो समीकरण 2 है क्या, उनको सर्वप्रथम आप लोग लिख लीजिए। तो समीकरण आपका 2 क्या है? y स्क्वायर बराबर 8x। तो जब भी कहीं एक से अधिक अवयव लिखे गए हों और उनके बीच में कुछ भी चिन्ह नहीं तो कैसा चिन्ह? गुणा। तो इन दोनों के बीच में गुणा और x के जगह पे कितना 18। तो 18 बटे 144 होता है। तो मैंने 144 लिखा, लेकिन हमें केवल y का मान चाहिए। तो अभी भी ये 2 घात वाला एक्स्ट्रा हुआ कि नहीं? तो इसको भी पक्षांतर करो। तो वर्ग का उल्टा क्या होता है? वर्गमूल। और वर्गमूल के आगे 2 चिन्ह छिपे रहते हैं, प्लस माइनस। और वर्गमूल का प्रतीक क्या होता है? करड़ी में कितना हो गया 144। और 144 किसका वर्गमूल है? 12 का वर्गमूल है। यदि नहीं आएगा तो आप दी गई संख्या का लेकर के सर्वप्रथम क्या कर लेना गुणनखंड। और गुणनखंड करने पर आपको एक जैसी दिखाई देने वाले 2 अंकों का और जिसका जोड़ा बनेगा उसको करड़ी के बाहर कर लेना, तो ये 12 आ जाएगा। तो इसका मतलब y के 2 मान निकले। एक y का मान कितना निकला +12 और एक y का मान कितना निकला -12 निकला। एक बार धनात्मक लेंगे तो यहाँ का चिन्ह क्या हो जाएगा प्लस, और एक बार ऋणात्मक लेंगे तो यहाँ का चिन्ह क्या हो जाएगा ऋणात्मक। अब देखो y का मान यदि मैं -12 रखता हूं तो x का मान कितना होगा? तो 12 बरहिया में 144। 144 में हम 8 से भाग दे देंगे, जो आएगा वह x का दूसरा मान निकल जाएगा। तो इसके 2 मान निकलेंगे, x का कितना मान 18, y का कितना मान 2, एक +12 और एक -12। अब बताओ इसमें किसको डाउट कहाँ था, पूछो तो। क्लियर हुआ ये माइनस वाला? कहने का मतलब ये सोचने की बात है। जैसे मैंने आप लोगों को बताया था कि कथन को ध्यान पूर्वक पढ़ना, जो वैल्यू पहले आएगी उसको पहले। तो जब आप लोग इसको पढ़ेंगे तो पहले क्या आया छोटी संख्या, तो आप क्या कर लेंगे छोटी संख्या को पहले मान लेंगे। तो ऐसे लगाएंगे तो वह क्या हो जाएगा गलत हो जाएगा। दुनिया की मैं कोई भी 2 संख्या ले लूं, उसको मैं देखूं तो जैसे ही मैं आगे बढ़ूंगा तो पहले सबसे बड़ी वाली संख्या आएगी। पहले क्या आएगी सबसे बड़ी का मतलब इकाई आपका सबसे आखिरी में रहेगा, तो सबसे छोटी संख्या होती है इकाई। तो इकाई के बाद दहाई। मैंने 2 अंकों का 98 लिख करके देखा था। जैसे 180 को ले लो आप, तो जैसे आगे बढ़ूंगा तो मैं पहले क्या पाऊंगा 1। तो 1 क्या है सबसे बड़ा है, क्योंकि यह सैकड़ा में आएगा। इकाई दहाई तो सैकड़ा सबसे बड़ा है कि नहीं इन दोनों से। तो इस कारण इस वाले में मानने का जो लॉजिक है, सबसे बड़ी संख्या को पहले और सबसे छोटी संख्या को। और यदि कहीं संख्या से संबंधित आएगा जैसे दहाई का अंक और इकाई का अंक मानना रहेगा, तो सर्वप्रथम पहले किसको मानोगे दहाई का अंक, क्योंकि आप दहाई पहले पाएंगे, इकाई को सबसे बाद में। यही खास बात इसमें आप लोगों को याद रखना था। ये देखो सवाल आपका सबसे महत्वपूर्ण निकला कि छोटी सी गलती की वजह से कम आपका गया होगा 33-34 मिनट गया होगा। तो मैंने आप लोगों को बताया था ना कि जैसे ही एक चर राशि का मान निकलेगा उसको किसी भी समीकरण में रख देना। और आप लोग एक बात तो कन्फर्म जानते हैं कि किसी भी राशि का मान निकालना रहेगा उसको एक तरफ बाकी को एक तरफ, और एक पक्ष से दूसरे पक्ष में पक्षांतर करते हैं चिन्ह विपरीत। तो वर्ग का वर्गमूल होता है चिन्ह, वर्ग का उल्टा वर्गमूल,
और वर्गमूल के आगे हमेशा 2 चिन्ह, जहां वर्गमूल आ गया हमेशा 2 मान देगा, एक प्लस में देगा तो दूसरा माइनस में देगा। यही आपका सबसे खास बात थी और कुछ नहीं है। ये सवाल आपका हमेशा याद रखना कि कभी भी संख्या से संबंधित आएगा तो मनौती वाले में हमेशा बड़ी संख्या को पहले और छोटी संख्या को बाद में, चाहे वह कथन में पहले छोटी संख्या लिखा हो, इससे मतलब हमें नहीं है। केवल मतलब हमें क्या रहेगा कि पहले यदि मैं संख्याओं से संबंधित लिखूंगा तो बड़ी संख्या पहले आएगी, छोटी संख्या बाद में आएगी। लाओ दो, हम बताएं उसको। कहा सवाल नंबर 8वें में कह रहा है कि एक रेलगाड़ी एक समान चाल से 360 किलोमीटर की दूरी तय करती है। तो दूरी कितनी दी गई है? तो यहाँ पर आप लिख लीजिएगा दूरी बराबर 360 किलोमीटर, ऐसे लिख लिए। फिर आगे क्या कह रहा है, यदि यह चाल 5 किलोमीटर पर घंटा अधिक होती तो वह उसी यात्रा में 1 घंटा कम समय लेता। 1 घंटा कितना समय लेता? कम समय लेता रेलगाड़ी की चाल ज्ञात कीजिए। तो जब मैंने कथन को शुरुआत से लेकर आखिरी तक पढ़ा तो क्या हमें रेलगाड़ी की चाल मालूम हुई? तो उसी को सर्वप्रथम मान लो कि माना कि रेलगाड़ी की चाल बराबर x किलोमीटर पर घंटा। फिर अगला क्या कहा, अब ये दूरी दिया है, चाल है, तो हम क्या निकाल सकते हैं? समय निकाल सकते हैं। तो आप लिखिएगा सब कथन में 360 किलोमीटर की दूरी, 360 किलोमीटर की दूरी तय करने में रेलगाड़ी को लगा समय बराबर, रेलगाड़ी को लगा समय बराबर। तो समय का फार्मूला यदि याद नहीं है तो आप उसको निकालो। आपको एक बेसिक फार्मूला याद होगा, चाल बराबर दूरी बटा समय, यही ना। यदि कहीं भी दुनिया में संख्याएं अंश बटे हर में हो और बीच में बराबर का चिन्ह हो तो हम तिर्यक क्या करते हैं? तो चाल गुणे समय बराबर आपका क्या आ जाएगा? दूरी आ जाएगा कि नहीं? ऐसे आपने दूरी लिख दिया। हमें किसका मान निकालना है? समय का। तो जिसका मान निकालना उसको एक तरफ, बाकी को तो चाल वाले को पक्षांतर करेंगे तो गुणा का उल्टा क्या हो जाएगा? तो समय का फार्मूला क्या निकला? दूरी बटा चाल। ऐसे आप फार्मूला बना लीजिएगा। इससे आपके 3 फार्मूले याद हो जाएंगे। कौन कौन फार्मूला याद होगा? एक चाल बराबर दूरी बटा समय, एक दूसरा फार्मूला याद होगा कि दूरी बराबर चाल गुणे समय, तीसरा फार्मूला ये बन जाएगा समय बराबर दूरी बटा चाल। तो हमें जिसकी आवश्यकता होगी हम उसको मान निकाल लेंगे। तो बताओ ये जो समय लग रहा है आप लोगों का, तो दूरी कितनी तय कर रही है? 360 किलोमीटर। चाल कितना लग रहा है? x। तो समय कितना आ गया? 360 बटा x। इतनी बात क्लियर हुई कि नहीं? फिर सवाल में क्या रहा है, यदि यह चाल 5 किलोमीटर पर घंटा अधिक हो, तो यहाँ पर लिखिएगा रेलगाड़ी की चाल, रेलगाड़ी की चाल 5 किलोमीटर पर घंटा अधिक करने पर रेलगाड़ी को लगा समय बराबर, रेलगाड़ी को लगा समय बराबर। तो देखो सवाल में आपका क्या कह रहा है कि रेलगाड़ी यह चाल
5 किलोमीटर पर घंटा अधिक होती तो वह उसी यात्रा का मतलब 360 किलोमीटर की दूरी को कितना घंटा कम समय ले लेता? 1 घंटा। तो 1 घंटा कम समय ले रहा है ना, तो कम के लिए चिन्ह क्या लगाएंगे? माइनस। कितना कम ले रहा है? 1। तो समय का फार्मूला क्या होता है? दूरी बटा चाल होता है। तो ये चाल अब अधिक हो जा रही है ना, तो ये मान निकालो आप लोग। तो ये माइनस वाली संख्या उधर जाएगी तो क्या हो जाएगी? प्लस। तो क्या आ गया? दूरी बटा चाल आ गया। और ये माइनस वाला उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा। ये बात आप लोगों को समझ में आया कि नहीं कि -1 मैंने समय में क्यों किया? क्योंकि ये कथन में कह रहा है कि यदि मैं रेलगाड़ी की चाल को 5 किलोमीटर पर घंटा अधिक करता हूं तो समय 1 घंटा कम। तो समय कहा तो मैंने लिखा समय, कम कहा तो कम के लिए माइनस, 1 घंटा कहा तो 1 घंटा। और समय का फार्मूला क्या होता है? दूरी बटा चाल। तो मैंने दूरी बटा चाल लिखा। अब ये माइनस वाली संख्या उधर जाएगी तो क्या हो जाएगी? प्लस हो जाएगी। सवाल यह उठता है कि सर आप ये कैसे जान जाते हैं कि इसको पक्षांतर करना पड़ेगा? क्योंकि मैंने पहले भी क्या निकाला? समय। यदि यहां भी समय निकल जाएगा तो दो समय आपस में क्या हो जाएंगे? बराबर हो जाएंगे। तो उससे हमारा क्या मिलेगा? समीकरण मिल जाएगा। तो दूरी कितनी तय कर रही है आपका? 360 किलोमीटर, क्योंकि उसी यात्रा को दोबारा कहा, लेकिन चाल इस बार अधिक कह रहा। तो पहले चाल रेलगाड़ी की थी कितनी? यक्स। अधिक के लिए कैसा चिन्ह? प्लस। कितना अधिक? 5 अधिक। तो यहाँ पर 5 अधिक कर दो तो प्लस कितना आ गया? 1। अब आप लोग लिखिएगा प्रश्नानुसार। तो प्रश्नानुसार दो समय आपस में क्या होंगे? बराबर हो जाएंगे। तो समय बराबर आपका क्या हो जाएगा? समय आपका पहला कितना दिया है? 360 बटा यक्स बराबर, इसका समय कितना निकला? 360 बटा यक्स प्लस 5 प्लस 1। ये प्लस वाली संख्या इधर आएगी तो क्या हो जाएगी? माइनस हो जाएगी। तो 360 बटा यक्स माइनस 360 बटे यक्स प्लस 5 बराबर इधर कितना बचा? 1, क्योंकि मैंने इसको पक्षांतर कर लिया। मैंने आप लोगों को बताया है कि दुनिया में यदि कहीं भी संख्याएं अंश बटे हर में हो और बीच में प्लस हो या माइनस हो या दोनों हो, तो हर का हम क्या करते हैं? एलसीएम ले लेते हैं। तो एलसीएम कैसे लिया जाता है? मैंने कहा जो जो हर में लिखा रहेगा उन्हीं को आप लिख लीजिएगा और उसको तब तक काटिएगा जब तक उसके नीचे 1 ना जाए। तो ये एक्स किससे कटेगा? यक्स से ही कट जाएगा। और ये x प्लस 5 किससे कटेगा? x प्लस 5 से ही कट जाएगा। तो यही दोनों क्या हो गए? एलसीएम हो गए। पहले वाले हर से भाग दो तो x से क्या हो जाएगा? कैंसिल हो जाएगा। तो x प्लस 5 का गुणा उसके वाले अंश में। तो 360 में किसका गुणा करेंगे? x प्लस 5 में। आगे बढ़ा तो क्या मिला? तो ये देखो इस बार x प्लस 5 से कैंसिल, तो बचेगा कितना? तो जो बचेगा उसी का गुणा उसके वाले अंश में। तो 360 में किसका गुणा? यक्स का। अब बराबर कितना आ गया? 1। एक संख्या किस में आ गई? अंश बटे हर में। तो इसको भी क्या कर लो? दुनिया में कहीं भी संख्या यदि अंश बटे हर में हो, बीच में बराबर का चिन्ह, तो तिर्यक क्या करते? गुणा। ये आप कॉन्सेप्ट हमेशा याद रखना कि कहीं भी यदि संख्याएं अंश बटे हर में, बीच में बराबर का चिन्ह, तो तिर्यक। तो 1 का गुणा किसी भी संख्या में कर देंगे, क्या इसके मान में परिवर्तन होगा? तो आप गुणा करिए 1 का, तो इतना ही आएगा 360 इंटू यक्स प्लस 5। आगे बढ़ा तो माइनस 360 यक्स। अब बराबर 1 का गुणा इसमें करेंगे, क्या इसके मान में परिवर्तन होगा? इतनी बात समझ में आई? अब आप गुणा कर लो। तो 300 मैंने आप लोगों को बताया था यदि कहीं भी किसी कोष्टक के आगे या पीछे कोई अवयव लिखा गया हो और उनके बीच में कुछ भी चिन्ह नहीं, तो कैसा चिन्ह? गुणा। तो गुणा कैसे किया जाता है? इस अवयव को लेकर के हम कोष्टक के अंदर प्रत्येक अवयव में बारी बारी से, तो 360 का गुणा x में करेंगे कितना होगा? आगे बढ़ा तो अब 360 में किसका गुणा? 5 का। तो 5 जीरैया में 0
और 5 छक 30, 30 के 0 कैरी बची 3, 5 तिहाई 15, 3 18। आगे बढ़ा तो -360 यक्स। अब इसका भी गुणा करो, यक्स का गुणा यक्स में करोगे यक्स स्क्वायर, फिर यक्स का गुणा +5 में करोगे कितना हो गया 5 यक्स। इतनी बात क्लियर हो गई। फिर मैंने आप लोगों को बताया है कि यदि कहीं राशियां आपस में समान हैं तो उनको जोड़ा भी जा सकता है और घटाया भी जा सकता है। तो देखो यक्स यक्स समान मिल गया कि नहीं, राशियां समान है लेकिन चिन्ह क्या है, एक का प्लस है दूसरे का माइनस, तो ये राशियां क्या हो गई। तो बचा इधर कितना 1800 बराबर क्या बचा है आपका यक्स स्क्वायर +5 यक्स। तो ये प्लस वाला उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, तो यक्स स्क्वायर +5 यक्स, और ये प्लस वाला उधर गया तो -1800। जब मैंने इस तरफ के सभी अवयवों को पक्षांतर किया तो कुछ भी नहीं बचा, तो क्या लिख सकता हूँ 0। क्या मिल गया द्विघात समीकरण। तो द्विघात समीकरण को हल करने का तरीका बताया गया कि हम द्विघाती सूत्र द्वारा भी लगा सकते हैं और गुणनखंड विधि से। तो यदि गुणनखंड विधि से आप लगाते हैं तो ABC का मान नहीं निकालना पड़ेगा। तो द्विघात गुणनखंड विधि क्या कहता है कि सबसे अधिक वाली घात का गुणांक, तो इसका गुणांक कुछ भी नहीं लिखा गया, तो प्रत्येक संख्याओं का गुणांक कितना है, तो सबसे अधिक वाली घात का गुणांक लेकर आखिरी पद में गुणा। तो 1 का गुणा 1800 में करेंगे कितना आएगा, तो 1800 बड़ी संख्या आ गई ना। अब इसका गुणनखंड कर लो आप, तो करो 2 9 18 900 हो गया। फिर काटो इसको 45 दूना 90, 0 आप बढ़ा लो। फिर 2 से कट रहा 2 दूना 4, 2 दूना 4, 1 बचा तो 10, 2 5 10। क्या है अब ये 2 से कटेगा, क्योंकि उसका आखिरी वाला अंक विषम आ गया। तो 3 से काटो 3 साते बचा कितना 1, तो 15 हो गया, 3 5। फिर इसको 3 से काटो 3 दूना बचा कितना, तो 3 5 और 5 5 और 5 1 कम। अब इनका हम ऐसा गुणनखंड बनाएंगे दो दो संख्याओं का कि जोड़ने घटाने पे मध्य वाला मिल जाए। तो आप करो इसका 2 दूना 4 दूना 8 3 24 हुआ, पहले मैंने 24 ले लिया। 3 5 15 5 75। तो यदि मैं 75 में से 24 को घटाऊं तो आपका 5 जाने का चांस ही नहीं दिखाई दे रहा, क्योंकि बड़ी संख्या मिल जा रही है। तो अब और बड़ा करो इसको, करो इसको 2 दूना 4 5 ऐसे करो आप 2 दूना, मैंने क्या किया 2 का गुणा 2 में किया, फिर 2 का गुणा 2 में करने के बाद सीधे 5 में, तो 2 दूना 4 4 5 20 आपका आ गया। और 5 तिहाई 15, अभी 3 2 बचा कि नहीं, हमें 5 ही लाना है। तो ऐसा करो 2 दूना 4 4 5 20 और 20 दूना कितना होगा, आप एक 40 को बना लो। मैंने क्या किया 2 दूना 4 4 दूना 8 8 पंजे 3 त्रिका 9 25, देखो बन गया कि नहीं। यदि मैं 45 में से 40 को घटाऊं तो आएगा कितना, क्या करने पे आया, घटाने पे। तो मैंने कहा था यदि घटाने पे मध्य वाला मिलेगा तो जो मध्य संख्या का चिन्ह रहेगा वही दोनों संख्याओं का चिन्ह ना होकर के बड़ी संख्या का चिन्ह रहेगा। मैंने दोनों संख्याओं का चिन्ह का भी कॉन्सेप्ट मैंने बतलाया है। क्या दोनों संख्याओं का चिन्ह एक जैसा लगता है जब जोड़ने पे आता है। यदि ये जोड़ने पे मध्य वाला मिलता ना तो दोनों संख्याओं का चिन्ह क्या हो जाता, प्लस। प्लस है तो प्लस हो जाता, माइनस है तो माइनस। लेकिन क्या करने पे आया, घटाने पे। तो घटाने पे आयता है जब, तो जो मध्य वाले का चिन्ह रहता वही बड़ी संख्या का। तो संख्याएं कब घटती हैं, जब एक प्लस में हो तो दूसरा। तो इसके साथ x है तो इन दोनों के साथ भी कैसा हो जाएगा। तो इसका मतलब मैं +5x के जगह पे क्या लिख सकता हूँ, तो लिख दीजिए x स्क्वायर -40x, आगे बढ़ा तो +45x। क्या इसके मान में परिवर्तन हुआ, तो आगे बढ़ा तो क्या मिला माइनस, फिर आगे बढ़ा तो 1800 बराबर 4 अवयव हो गए। तो दो दो अवयवों का आप जोड़ा बना के कॉमन लो। इन दोनों में एक जैसा कुछ दिखाई दे रहा है x,
तो x मैंने कॉमन लिया, कॉमन का मतलब भाग, अब भाग का मतलब घात में, तो 2 घात में से 1 घात गई, 1 घात लिखी नहीं जाती है, छिपी रहती है। आगे बढ़ा तो अब दूसरे वाले अवयव में भाग दो, तो x से क्या होगा, तो बचेगा कितना, तो इन दोनों में मेरा x कॉमन दिखाई दिया। अब ये देखो 45, यहाँ पर 45 नहीं दिखा, लेकिन मैं 1800 का क्या ली गया फैक्टर, 40 गुणे, तो मैं 1800 के जगह पे 40 गुणे 45 लिख सकता हूँ कि नहीं, तो दोनों अवयवों में एक जैसा क्या दिखाई देगा, 45, क्योंकि 1800 के जगह पे यदि आप गुणा करके लिख दे 40 गुणे 45, तभी भी कितना आएगा, 1800 ही आएगा। तो यहाँ भी 45, इसमें भी 45, तो एक जैसा दिखेगा, तो आप 45 कॉमन ले लो, तो 45 कॉमन लोगे तो बचेगा क्या यहाँ x, आगे बढ़े तो माइनस, अब यहाँ पर 45 कट जाएगा तो बचेगा कितना 40, अब बराबर क्या हो गया 0। तो जो 2 बार आपके मिलते हैं उनको कितनी बार लिखा जाता है, 1 बार लिखा जाता है, तो 1 बार आप 2 बार जो मिले उनको लिखो और दूसरी कोष्टक में कॉमन वाले, तो 1 बार कॉमन लिया गया x, 1 बार कॉमन लिया गया 45 बराबर 0। अब बारी बारी कोष्टक को क्या कर दो, 0 के बराबर कर दो, तो लिखना यदि x माइनस 40 बराबर 0, तो x बराबर क्या हो जाएगा, क्योंकि ये माइनस वाली संख्या उधर जाएगी तो क्या हो जाएगी प्लस, और ये प्लस वाला निकालेंगे दूसरे कोष्टक को भी 0 के बराबर करो, यदि x प्लस 45 बराबर 0, तो x बराबर कितना हो जाएगा -45, तो चाल कभी ऋणात्मक नहीं हो सकती है, तो इस कारण ये क्या हो जाएगा अमान हो जाएगा, मतलब ये नहीं लिया जाएगा, तो कौन लिया जाएगा धनात्मक वाला। तो इसका मतलब मैं ये कह सकता हूं कि रेलगाड़ी की जो चाल थी मानी गई x, तो x का मान कितना आया 40, तो x के जगह पे 40 रखेंगे तो रेलगाड़ी की चाल कितनी हो जाएगी 40 किलोमीटर पर घंटा। ये परीक्षा की दृष्टि से सबसे महत्वपूर्ण सवाल है आपका, इस पे स्टार लगा लो आप, ये बोर्ड के एग्जाम में आने की संभावना इसकी सबसे अधिक है। तो प्रत्येक को समझ में आया, कहीं किसी को दिक्कत है, आप द्विघाती सूत्र द्वारा लगाते तभी भी आपका मान वही आएगा। द्विघाती सूत्र एक ऐसा सूत्र है कि जिसका गुणनखंड नहीं किया जा सकता है उसका भी मान निकाल करके वह दे देता है, लेकिन ये आसानी से गुणनखंड मिल गया जोड़ने घटाने पे मध्य वाला, इसलिए मैंने गुणनखंड भी से कर दिया।